हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि पिछले क्लास तक हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात की है वो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं उसके, साथ ही साथ हम लोगों ने उन यूनिट्स को आपस में इंटरचेंज करना सीखा। और लास्ट जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किन्हीं भी दो सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स करते हैं, दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो किस तरह से फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आते हैं या डाइल्यूशन का क्या चेंज आता है। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हम लोगों ने पढ़े थे। ये ब्रिज कोर्स में से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर। अब हम एक और छोटे से टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और ये क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब हम दो केमिकल को आपस में जोड़ रहे होंगे, तो दो केमिकल के जुड़ने के तरीके की बात हम लोग करेंगे, या इसको एक दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, हम रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शंस के अंदर कैसे केमिकल जुड़ता है, उसका मास से क्या लेना देना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मोल कॉन्सेप्ट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसका पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। तो काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले तो एक जनरल बेसिक थ्योरी पे बात करूंगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहले तो हम लोगों को कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने हैं। हालांकि उन बेसिक रूल्स का यूज हम लोग बहुत कम करेंगे, तो दोनों डिफरेंट चीज़ है। पहले कुछ लॉज पढ़ने हैं, कुछ बेसिक लॉज पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल यूज कैसे होंगे वो डिफरेंट इशू है, उस पर हम लोग बात भी करेंगे। लेकिन पहले इन रूल्स को भी समझना होगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ डिफाइंड रूल हैं, जिनमें से एक सबसे पहला रूल तो लॉज ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉस ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये सबसे पहला रूल है कि हम मास कंजर्वेशन वाला रूल आपको फॉलो करना होता है। तो किसी भी केमिकल, दो केमिकल को अगर आप जोड़ते हैं तो मास कंजर्वेशन हमेशा फॉलो होता है, मास कंजर्व रहता है। इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो मैं पहले एक बार रूल लिखता हूँ, उसके बाद की बात हम करेंगे। दूसरा एक जो रूल है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस पे हम एक एक करके आएंगे इन सभी रूल्स पे कि क्या क्या होता है इसका मतलब। फिर एक तीसरा रूल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एक चौथा रूल भी है, हालांकि तीन रूल ही मेनली रहते हैं, बट एक फोर्थ रूल आप ऐसे समझ लीजिए, वो इन तीनों का मिक्सर है ना। तीनों को एक्सप्लेन करने जैसा एक रूल है, और वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो हम इन सभी रूल्स को एक एक करके समझेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको समझना है कि किन रूल्स के थ्रू दो केमिकल, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूं तो इसको समझना आसान है। मतलब बोला ही जाता है कि हमेशा किसी रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, मास कंजर्वेशन वाली बात होती है। कैसे, इसको ऐसे समझिए। हमने एक रिएक्शन लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट CaO एंड CO2। या चलिए इससे भी और आसान लेते हैं, इसको और आसान एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। C+O2 इट गिव्स CO2। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। तो बोला कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड मास होगा वही मास ऑफ प्रोडक्ट भी होगा, ये कंजर्व रहता है। तो इसको हम लोग समझ भी सकते हैं कैसे। आपको पता है यहाँ ये 1 है, 1 मोल कार्बन, तो कितना मास होगा, 12 ग्राम।
प्लस इधर मास कितना होगा 1 मोल का 32 ग्राम। तो आप ये अगर ऐड कर दो तो यहाँ पे आपके पास 44 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज क्या होगी, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू 16, दिस इज ऑल्सो द 44। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास का सीधा सा रूल हो गया कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के मास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है और ये मेरे ख्याल से सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसी एक एग्जांपल और ले सकते हैं, S प्लस O2 इट गिव्स, SO2 लिख दीजिए। यहाँ पे सल्फर 32 ग्राम है, यहाँ भी 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो गया 64 ग्राम। और अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे तो 32 प्लस 32 यहाँ भी 64 ही ग्राम होता है, ठीक। इसको और थोड़ा समझने के लिए एक आप और रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिख दिया तो CaO प्लस CO2 आता। तो अभी आप इसका मास निकालिए तो कैल्शियम 20 प्लस 12 प्लस 48, तो दिस इज 100, यानी इधर आपके पास क्या है 100 ग्राम। अब इधर कितना होगा 56 आएगा, कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना हो गया 40 कैल्शियम प्लस 16, दिस इज 56 प्लस इधर 44 ऑलरेडी था, इधर भी 100 आ गया। तो यहां से भी आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, मास कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो गई। तो ये सबसे पहला रूल है कि अगर आप दो केमिकल जोड़ते हैं तो उनके जुड़ने का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मास कंजर्व होता है। अच्छा, इसमें बहुत माइन्यूट सा मास का एरर भी हो सकता है। आप ऐसे बहुत सारे कुछ लोग इस तरह से भी सोच रहे होंगे कि जब भी सेट जुड़ता होगा तो कुछ हीट के फॉर्म में कुछ मास डेविएट कर जाता होगा। तो उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करके चल रहे हैं, आप उतना डेप्थ में चले जाइएगा। लेकिन मोटे तौर पे ये बोला जाता है कि जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो मास कंजर्व होता है, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जिसकी हमने बात की। इसके बाद ये जो बाकी रूल्स हैं इनको थोड़ा हमें समझना होगा, और मैं इसलिए समझना होगा क्योंकि पहली बार आप जान रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा पहले से भी आप समझते हैं कि कैसे मास कंजर्व किया जाए। तो मैं इन सब रूल्स पे भी आ रहा हूँ, एक एक करके उस पर बात करते हैं। चलिए, तो अब मैं दूसरे रूल पे आता हूँ, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तो सेकंड रूल का मीनिंग पहले हम लोगों को समझना है। तो सेकंड रूल क्या एक्सप्लेन करता है वो जरा समझिएगा। दरअसल इस रूल के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई कि कोई भी कंपाउंड, वो जो सैंपल है वो कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो सकता है। मतलब कोई एक कंपाउंड अगर डिफरेंट सोर्सेस से आपको मिलता है तो किसी भी सोर्स से वो मिल जाए, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं वो। इसको थोड़ा स्टेटमेंट से बात समझ में नहीं आएगी तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आपसे बोला गया कि मान लीजिए वाटर H2O की मैंने बात की, तो अब ये वाटर कैसे भी आया हो सकता है टैप वाटर हो, रेन वाटर हो, या बहुत अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर से आप स्प्रिंग वाटर, है ना, बहुत सारे वाटर की बात आप कर सकते हो। बट हर जगह फॉर्मूला H2O ही होगा, यानी हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो आपसे बात बोली गई कि हाइड्रोजन मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन और जो मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है कॉम्बिनेशन का वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे मास 2 ग्राम हुआ और यहाँ पे रेशियो कितना है 16। तो ये जो रेशियो है वो 2:16 ही रहेगा हमेशा वाटर के लिए, चाहे वो वाटर
रेन वाटर हो, स्प्रिंग वाटर हो, टैप वाटर हो, वॉटएवर, किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से ये लाया जाए, बट उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या होगा, 2:16। क्लियर? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास C+O2 से मैंने एक CO2 बनाया, और वही चीज CH4 का O2 से रिएक्शन हुआ और इससे भी CO2 बन गया। ठीक है? तो हुआ क्या कि दोनों में CO2 मिल रहा है। एक CO2 आपके कार्बन से O2 की रिएक्शन से मिला, दूसरा CH4 के O2 से रिएक्शन से मिला, लेकिन इन दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या है रेशियो? 12 है, रेशियो 32। तो ये रेशियो किसी भी टाइप के से इवन हो सकता है, मान लीजिए इस रिएक्शन से भी आपको CO2 मिल रहा हो, एक और बढ़ा देता हूं मैं, तो कैसे भी आपको CO2 मिले, उसके अंदर जो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, उन दोनों का जो मास रेशियो है वो फिक्स रहता है। यही है सेकंड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब उन एलिमेंट का डेफिनिट प्रोपोर्शन आपस में जुड़ता है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होते, वो किसी भी सोर्स से बनाया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए। ठीक है? तो ये देखिए, इसका यूज बहुत आप कम कर पाओगे, जो रिएक्शंस के अंदर यूज होने वो अलग है। ये चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनसे भी छोटे छोटे रूल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये बेसिक्स तो है कॉम्बिनेशन होने के, तो इन रूल्स को हम लोग जरूर समझ लेंगे। ठीक है? तो ये दूसरा लॉ है। अब मैं जरा तीसरे रूल पे आता हूँ, जो थोड़ा सा अलग है और मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अलग लगेगा भी। तो ये दोनों रूल्स से अलग हटके हम एक तीसरे रूल पे आ रहे हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात यहाँ पे करेंगे। मैं इसको अभी बना रहता है, तो हम एक तीसरे रूल पे क्या आ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए इसको जरा समझते हैं, ये है क्या। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताया गया कि मान लीजिए दो एलिमेंट है, मैं एक कार्बन ले लेता हूं और एक ऑक्सीजन ले लेता हूं। मैं सीधे एग्जांपल से ही बातें समझा रहा हूं आपको। ये टू डिफरेंट एलिमेंट हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है? और इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास दो नए टाइप के कंपाउंड बन गए। एक बन गया मान लीजिए CO2 और दूसरा बन गया CO2। CO और CO2 दो बन गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैं फिर रिपीट कर दूं, हम क्या बोल रहे हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और वो कंबाइंड इस तरह से कर रहे हैं कि उससे दो कंपाउंड बना रहे हैं अलग अलग तरीके के। एक CO बना और CO2 बना। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ कार्बन या ऑक्सीजन में से किसी एक का डेफिनेट अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट होना चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट का डेफिनेट मास होना चाहिए, डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे मास रेशियो क्या है, 16। यहाँ पे मास रेशियो होगा और यहाँ पे मास रेशियो 12:32। तो यहाँ डेफिनेट अमाउंट किसका हो गया, 12, यानी कार्बन का डेफिनेट अमाउंट है, या आप बोल सकते हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये फिक्स होना चाहिए। तो ये डेफिनेट अमाउंट होने के बाद आपसे बोला गया कि इनका जो रेशियो होगा ऑक्सीजन का, तो 16 और दूसरे में क्या है 32, तो ये रेशियो जो होगा वो फिक्स्ड वैल्यू होगी, जैसे 1/2 या 2, ये बात आपको समझाई गई। 1/3, हालांकि बहुत 1/10 इस तरह से नहीं आएगा, रहेगा 1/2, 1/3, 1/4 मैक्सिमम, है ना। तो ये हुआ तीसरा रूल। मैं इसके कई एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एक बार तो पहले इसी को समझाता हूँ, फिर एक बार एक दो एग्जांपल्स और सामने लाता हूँ। मैं फिर समझा दूं।
आपसे बोला गया कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड एंड गिव्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल CO एंड CO2, दोनों में एक खास बात कि दिस वन ऑफ द एलिमेंट फिक्स्ड अमाउंट पे होना चाहिए, कार्बन या ऑक्सीजन में से फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। तो किसका है? कार्बन का। कैसे? इसमें रेशियो क्या है? 12:16, और यहाँ पे जो रेशियो है 12:32। तो इन दोनों में फिक्स्ड किसका अमाउंट हुआ? कार्बन का। तो 12 ग्राम है। तो अगर ऐसा है सब कुछ, तो उस कंडीशन में बोला गया कि जो ये ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा 1/2, 1/3 या 2, ये तो ऊपर या नीचे कोई भी कर सकता है ना, दोनों में से किसी का एक रेशियो ले सकता है। तो ये बात यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताई गई। इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ भी लिखता हूँ। लेट सल्फर एंड ऑक्सीजन, टू डिफरेंट कंपाउंड है, मैंने दोनों को जोड़ दिया और इससे बना दिया SO2, और इसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन को जोड़कर मैंने बना दिया SO3। ठीक, दो डिफरेंट है। इस पे मास रेशियो कितना आया वो निकाल लेते हैं। सल्फर 32, रेशियो 32 आ गया। यहाँ पे कितना है? 32, रेशियो 48, है ना। यहाँ फिक्स्ड अमाउंट किसका हो गया? सल्फर का। यानी हम बोल सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सल्फर, है ना। तो अब इस केस के बाद फिर जो रेशियो है वो किसका? इसका निकालिए, 48/32। रेशियो कितना है? 40 मतलब 3/2 आ गया। तो इस तरह के यानी 1.5 के टर्म में रेशियो आ गया। तो ये एक रेशियो आपको डिफाइंड यहाँ पे दिखता है, प्रॉपर रेशियो में वो लोग यहाँ पे दिखेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल, लेट कॉपर लिखा मैंने, दूसरा ऑक्सीजन लिख दिया, इन दोनों को आपने कंबाइन किया और एक फॉर्मूला बना दिया CO। इसी तरह से कॉपर और ऑक्सीजन मिक्स होकर Cu2O बना रहे हैं, दोनों बन गए। अब यहाँ पे क्या है? मास रेशियो 63.5, रेशियो 16, और यहाँ रेशियो क्या होगा? 63.5 इंटू 2, रेशियो 16। अब यहाँ फिक्स्ड अमाउंट किसका होगा? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा? रेशियो कॉपर का कितना आएगा? 2। ठीक, तो यही बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताई जाती है। अब सेंटेंस वाइज आप उसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जुड़कर, और इसमें एक खास बात कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो जो बनाए जाते हैं कंपाउंड है उनमें जो मास का रेशियो है वो एक डेफिनेट रेशियो में, डेफिनेट वैल्यू या रेशियो जो होगा वो फिक्स्ड आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात आपको समझा दी गई। चलिए, तो मैं इसके बाद इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन सबसे अलग एक और रूल पे आता हूं मैं, जो लास्ट में रेसिप्रोकल वाला है, वो थोड़ा और लेंदी है, बट आपको समझना है स्टेप वाइज और नोट्स बना देने हैं। तो अब हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे आते हैं। इस पे जरा समझिए क्या है। इसमें आपसे बोला गया कि दो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट हैं, और जैसे मैंने एक कार्बन ले लिया, एक सल्फर ले लिया, दो डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, टू डिफरेंट एलिमेंट, इसको आप क्या कर रहे हैं? किसी थर्ड डिफरेंट एलिमेंट से जोड़ रहे हैं। ये तीसरा एलिमेंट थर्ड है, और इस थर्ड एलिमेंट से जब आप जोड़ रहे हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये ध्यान रखिएगा। आप जो तीसरे एलिमेंट से जोड़ रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट में। अब क्या हुआ? ये दोनों फर्स्ट और ये थर्ड मिलकर बना रहे हैं CO2 मान लीजिए, और ये जो सेकंड और थर्ड है वो मिलकर बना रहा है SO2 बना दिया। ठीक,
तो आपसे बोलेगा इसके अंदर जो मास रेशियो है वो क्या होगा, 12:32, और यहां जो मास रेशियो है वो क्या है, 32:32, ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बात यहाँ पे क्लियर है। अब आपसे बोला ये गया कि इस केस में ये जो दोनों के रेशियो है मास के वो निकाल ली जाए, और ध्यान, फिक्स्ड क्या था, फिक्स्ड कौन सा था, 32 था फिक्स, ये थर्ड वाला एलिमेंट। तो रेशियो क्या आएगा इसका, 12/32/32/32। तो ये कैंसिल एक तरीके से, ये जो रेशियो आ गया, यहाँ पे हम लोग 32 रेशियो दिखा रहे हैं, यहाँ पे 32 फिक्स्ड अमाउंट है इसका, ठीक है। तो इनके बीच जो रेशियो आ गया वो कितना, सीधा सीधा आप दिखा सकते हैं, वो कितना होगा, 12/32। ये तो फिक्स्ड ही था, तो यहाँ पे हमने कार्बन यहाँ पे और सल्फर के बीच रेशियो निकाल लिया। अब एक तीसरी बात बोला गया कि अगर ये कार्बन और सल्फर दोनों जुड़ जाएं आपस में, यानी फर्स्ट और सेकंड ही आपस में जोड़ दी जाए, जैसे कार्बन और सल्फर, और इन दोनों को जोड़ दिया गया और बना दिया गया CH2, तो अब जो इसके अंदर मास का रेशियो होगा वो कितना हुआ, 12:64 होगा। तो अब आपको फाइनली बात समझाई गई कि रेशियो ऑफ दिस एंड रेशियो ऑफ दिस गिव्स अ डेफिनेट वैल्यू, यानी एक इंटीजर टाइप वैल्यू देगा। कैसे, आप लिख सकते हो यहाँ रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर अपॉन, इन फर्स्ट केस, ये पहला केस है ना, एंड रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर इन सेकेंड केस। तो ये जो रेशियो आप निकालोगे वो कैसा है, 12/32 रेशियो है, और इसमें रेशियो क्या है, 12/64 का। तो ये रेशियो एग्जैक्टली क्या जाएगा, 2। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं इसको थोड़ा और डिटेल पे बता दूं, मैं एक बार और बता देता हूँ क्या क्या कर रहा है। बोला गया व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिर हमारी बात समझिएगा, दो डिफरेंट एलिमेंट है, आप इसको कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट से जिसका फिक्स्ड अमाउंट होगा ऑक्सीजन का। तो इन दोनों को जोड़कर आपने एक कंपाउंड बनाया, इन दोनों को जोड़कर एक कंपाउंड बनाया, और ये दोनों जो डिफरेंट कंपाउंड थे इनके अंदर जो मास का रेशियो है वो आपने निकाल लिया कितना, कार्बन अपॉन, सॉरी 12/32। ये एक केस हो गया। अब आपसे दूसरी बात बोली गई कि अगर यही फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ जाए, मतलब इसमें तीसरे का यूज नहीं किया हमने, अब अगर ये डायरेक्टली जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो इनके मास का रेशियो होगा वो 12/64 आ गया। और अब ये जो रेशियो था और ये जो रेशियो था वो दोनों रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू आते हैं। दिस इज द रेसिप्रोकल लॉ। क्लियर बात? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कई बार जब आप चीजें इसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज खास बता दूं, इन रूल्स को केवल थ्योरेटिकली हम लोगों को पढ़ना है, बहुत यूज नहीं होगा, किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसा कुछ यूज करने नहीं जा रहे हैं आप, तो इससे इस बात को लेकर आप फ्री रहिएगा, उसमें बड़ी टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। हाँ, लेकिन इन रूल्स को आपको समझना अच्छे से चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत आपको थ्योरेटिकली जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वहां जरूर पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात इस टॉपिक के आगे, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ओवरऑल हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे फेस करेंगे, उस पर हम आते हैं। इन रूल्स को भी एक बार लेकिन अच्छे से तैयार रखना है।
चलिए, तो अब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोइचियोमेट्री जो पार्ट है उसको कैसे यूज करना है, ओवरऑल आप सीधे समझें तो क्वेश्चंस को कैसे सीखा जाएगा। आपसे एक बात समझाई गई कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए, वो पढ़ने के लिए ठीक है, बट अब क्वेश्चन कैसे हम करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी जाती है, तो केमिकल रिएक्शन जो भी बैलेंस्ड है उनमें रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाए, तो आपको बात समझाएगी कि वो केमिकल रिएक्शंस हमेशा मोल्स के टर्म में पढ़ी जाती हैं, मोल्स के टर्म में प्रोसीड की जाती हैं। मतलब जैसे मैं उस मतलब को समझा रहा हूँ यहाँ पे, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लिखा A + 2B इट गिव्स AB2, ये एक रिएक्शन है। तो जो रिएक्टेंट A है इसके आगे जो मल्टीपल में लिखा होता है वो कितना है, 1। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, मल्टीपल में जो आगे लिखा होता है। दरअसल ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये जो आगे मल्टीपल में लिखा होता है ये मोल्स का रिप्रेजेंटेशन है उस रिएक्शन के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे 1 मोल है, और इसी तरह से इसके कोएफिशिएंट में क्या लिखा है, 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इन रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 2। और इसके बाद यहाँ पे आगे मल्टीपल में क्या लिखा है, यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 मोल AB2 लिख सकते हैं आप। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इस रिएक्शन को पढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये हुआ इस रिएक्शन में कि 1 मोल A एंड 2 मोल B on reaction gives 1 मोल AB2। बात समझिएगा, यानी जो ये रिएक्शन आप लिखते हो वो हमेशा क्या होते हैं, मोल्स के टर्म में पढ़ा जाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं लिखते कि 1 ग्राम ये तो 2 ग्राम ये या 1 ग्राम ये मिल गया, नहीं। हमारा तरीका क्या होगा, हम इस रिएक्शंस को हमेशा मोल्स के टर्म में प्रोसीड करते हैं, और ना ही हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 1 एटम ये तो 2 एटम ये और 1 एटम ये बन, 1 मॉलिक्यूल बन जाए, ऐसा नहीं पढ़ते। तो हमेशा रिएक्शंस को हम किस तरह से पढ़ते हैं, मोल्स के टर्म में प्रोसीड करते हैं। क्या पढ़ा हमने, इसका मतलब क्या निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे के सभी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है और पूरी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस लेके आएंगे। 1 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B on reaction gives 1 मोल ऑफ AB2। लेकिन ये सब बोलने से पहले केमिकल रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस आपने यहाँ पे निकाल दिया। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CaCO3 और यहां से रिएक्शन लिखा CaO एंड CO2, बैलेंस है। तो इसके कोएफिशिएंट में क्या लिखा है, 1 मोल। तो आप लिख सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, यहां क्या लिखा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल CO2 ऑन हीटिंग, यानी इस रिएक्शन जैसे भी हुआ हो। तो ये इसका मतलब हो गया कि 1 मोल अगर ये है तो 1 मोल ये भी मिलेगा, 1 मोल ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इस तरह से आप रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, समझते जाना है उसको। जैसे मैं लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ NaHCO3 इट गिव्स Na2CO3, ये मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं, CO2 एंड वाटर। तो इसका मतलब यहाँ के कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो आप लिखेंगे 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 गिव्स 1 मोल Na2CO3, 1 मोल CO2 एंड 1 मोल वाटर। इन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन को एक तरीके से आप फॉर्मूला समझ जाएंगे, यानी अगर आपको कोई रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में पता है तो आप उस रिएक्शन को देखकर ये समझ सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट का कितना मोल
कितने मोल प्रोडक्ट देगा और किस पैटर्न पे देगा। यानी एक तरीके से रूल जो है वो आप रिएक्शन से ही सेट कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो हमने ये बातें यहाँ पे सीखी और आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे ही आपको करने। हम जो लॉज ऑफ रूल्स पढ़ के आए इससे पहले, जो कॉम्बिनेशन वाले, उनसे आप रिएक्शंस नहीं कर पाओगे, उसके क्वेश्चंस रिएक्शन पे बेस्ड नहीं फॉलो होते, तो वो तो अलग चीज थी। लेकिन ये प्रॉपर यूज इसका हम लोग बहुत जगह करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ इस पे। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे मैंने पिछली भी क्लास में लिखा था S⁴ plus 2 times of NaOH, it gives Na2SO4 plus 2 times of water। ये बैलेंस रिएक्शन है, तो इसके आगे का कोफिशिएंट क्या है? 1 मोल। तो आप लिख सकते हैं 1 मोल H⁴ and 2 मोल NaOH on reaction gives 1 mole Na2SO4 and 2 मोल वाटर। समझ रहे? तो ये सब इसका तरीका है। इस तरह से आप एग्जांपल्स में दिखा सकते हैं कैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका हम लोगों को सीखना होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे हमें ये पता है कि इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसके 1 मोल को बनाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि अगर इसका 5 मोल बनाया गया है, तो अगर इसका 5 मोल बनाया गया है तो इसके लिए इसके कितने मोल चाहिए होंगे? 10 मोल। इसके कितने मोल चाहिए? 5 मोल। तो ये तरीका होगा, आगे चल के हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। अच्छा, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं आप सबको इसी तरह से ट्रीट करेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ ना, कई बार सोडियम से लिखा है और आप आयनिक रिएक्शन से लिखते हैं Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन भी ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ये हमेशा मोल्स के टर्म में होता है। मतलब 1 मोल सोडियम गिव्स 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम वाला कोई मतलब नहीं होता, ये एटम टू एटम नहीं चलते। रिएक्शन जो भी लिखते हैं आप, वो एटलीस्ट मोल के टर्म में आपको चलाना होता है। समझ गए बात? तो ये चीजें समझिएगा। अच्छा, लेकिन एक टाइप का केस ऐसा होता है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसा होता है जो मोल्स के टर्म में नहीं चलता, वो पर एटम के रेस्पेक्ट में चलता है। वो कौन सा है? वो होता है जो रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होते हैं। जो आपने 92 यूरेनियम देखा होगा, उसमें क्रिप्टन बेरियम मिल रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। तो वो जो प्रोसेस होते हैं वो एटम के रेस्पेक्ट में चलते हैं। जैसे आप लिखते हो ना कि 92 यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हुआ, तो वो एक एटम यूरेनियम का, एक एटम बेरियम का, क्रिप्टन का, इस तरह से रिएक्शन पढ़ा जाता है। यानी जितने भी रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होते हैं वो एटम के रेस्पेक्ट में चलते हैं, वो मोल्स के टर्म में नहीं चलते। वो एटम में ही इतने खतरनाक होते हैं, तो मोल्स में तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो वहां पर हम एटमिक बात करते हैं, बट यहाँ पे जितनी भी बाकी सभी रिएक्शंस हैं वो हम लोगों को कैसे पढ़नी होगी? मोल्स के टर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझनी है। देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक थ्योरी यही है। अब इसके बाद जो कुछ हम लोग आगे वाली क्लास में भी पढ़ रहे होंगे वो केवल उन्हीं का एप्लीकेशन होगा। चीजें धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड की जाएंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़कर। बाकी बेसिक में आपके यही सब रहेगा, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। तो ये तो आप समझ गए कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर आप लिख रहे हैं तो मोल्स के टर्म में आप उसको प्रोसीड करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके छोटे से क्वेश्चंस पे आता हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए और रिएक्शन आपको पता भी होना चाहिए। हाल अभी शुरुआत में क्या होगा,
आपको जरूरी नहीं कि हर एक रिएक्शन पता हो, है ना। तो वो रिएक्शंस क्या होगा वो हम आपको अभी बताएंगे, क्वेश्चन में ज्यादातर बता दिया जाता है, नहीं है तो फिर आप हमसे बात करेंगे कि सर इसका रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन अभी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बाद में जब आप एग्जाम के लिए रेडी होंगे तब तक दरअसल आपको इन रिएक्शंस को भी कमांड करना होगा, इन रिएक्शंस के बारे में भी आपको जानना होगा, है ना। तो अभी तो हाल फिलहाल हम रिएक्शंस आपको सामने रखेंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आप बताने के लिए आपको रिएक्शन हम लोग आएंगे, आपको भी तैयार करना होगा। चलिए फिलहाल तो ये एक रिएक्शन बैलेंस है। क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे मानिए मैंने पूछा आपसे कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें तो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, आपसे ये क्वेश्चन आ गया। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको अगर आप हीट कर दें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे वो कितने मिलेंगे। चलिए, तो कुल मिला के एक बात ध्यान रखनी है कि रिएक्शन आपको जब पता है तो वो सब तो मोल्स के टर्म में आती है, तो हम जो कुछ है मोल्स में पहले बदलें इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए W/m। अब देखिए ये सब पुरानी बातें कॉमन हो गई, 10 ग्राम है, कौन मॉलिक्यूलर मास यहां से कितना होगा, ये कैल्शियम कितना होगा 40, 100 आ गया, तो ये आ गया 0.1 मोल। ठीक, अब हम इस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे, क्या लिखेंगे यूनिटरी मेथड में, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल CO2। क्लियर। तो अगर 1 से 1 मोल मिलता है तो 0.1 से 0.1 मिलेगा, 0.1 मोल CaCO3 gives 0.1 मोल CO2। क्लियर। और जब CO2 के मोल पता चल गए तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे 0.1 इंटू Na, आंसर। समझ गए बात। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको कैसे निकाल पाएंगे। अच्छा, अब हो सकता था आपसे CO2 के मॉलिक्यूल ना पूछे जाते, आपसे हो सकता था CO2 का ग्राम पूछ लिया जाता कि कितने ग्राम CO2 मिलेगा, या CO2 जो गैस है उसका NTP में वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा जा सकता था। तो आपको अगर मोल्स पता चल गए तो अब उस मोल से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, लेकिन हाँ मेन जो बेसिक पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, तो मैं इसके एक और छोटे से क्वेश्चन को इसी से आगे ले जाता हूँ, कैसे उसको बनाएंगे। अच्छा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने और हम इसका कितने ग्राम अमाउंट को हीट करें सो दैट जो CO2 आपको मिल रहा है उसका वॉल्यूम एट NTP जो हो वो 67.2 लीटर हो। समझिएगा जरा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बोला गया, व्हाट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज विच गिव्स 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट NTP। समझ गए बात। रिएक्शन आपको पता ही है, क्या रिएक्शन पता है, CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2। बैलेंसिंग रिएक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए। अब जरा आप इसका जो केस है इसको जरा वॉल्यूम, इससे मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे, NTP में गैस है तो 67.2 डिवाइड बाई 22.4, तो दिस इज 3, इसका मतलब 3 मोल्स है। तो अगर ये 3 मोल CO2 आपको पहले से मिला है तो ऑब्वियसली इसको भी कितना होना पड़ेगा 3 मोल, 1 से 1 तो बिल्कुल 3 से 3 हो जाएगा। अब 3 मोल्स का मतलब ग्राम अमाउंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना 100, तो यहां से क्या आ गया 300 ग्राम। समझ में आई बात। तो सीधा तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपको अभी बहुत छोटी चीजें हैं जाननी है और एक एक करके हमको उसको
कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्डअप करना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी तरह का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपसे बोला गया कि व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दे दिया गया। तो अब आप इसका हीटिंग का रिएक्शन अलग है, वो आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दिस हीटिंग Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। और यहाँ ये 2 टाइम्स है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 मोल से 1 मोल, या 1 मोल तब मिलेगा जब इसका 2 मोल यूज होगा। तो अब आपको ये वॉल्यूम, यहां से मोल्स ऑलरेडी वही है 3, तो अगर ये 3 मोल है तो इसके लिए ये कितना मोल आया होगा, 6 मोल से। आई बस, अगर ये 3 मोल मिल रहा है तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट कितना लगा होगा, 2 टाइम्स, दैट मीन 6 मोल। और अगर आप इसका वेट निकालना चाहते हैं तो 6 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaHCO3, तो इसका निकाल के बस आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिला के अगर आपको बैलेंस्ड रिएक्शन पता है तो उससे आप एक अपना रूल बनाएंगे कि कौन कितने मोल से कितना मोल बन रहा है। उसके बाद सिंपल से यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इन सब के बीच ध्यान रखिए, अभी शुरुआत में आपको टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, आपको कॉन्सेप्ट की टेंशन लेनी है कि कैसे हो रहा है ये सब, है ना। तो ये चीजें ज्यादा चेक करिएगा, और एक बार जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर स्पीड पकड़ना वो बहुत आसान काम होता है, फिर आप बहुत तेजी से चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन में मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम लोग बात जो कर रहे हैं, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का एक इम्प्योर सैंपल ले लिया। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं वही समझा रहा हूं, और उसका अमाउंट है 250 ग्राम। ठीक है, ये मैंने एक 250 ग्राम इम्प्योर सैंपल ले लिया, और इसको जब हीट किया गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला 44.8 लीटर एट NTP इसका वॉल्यूम हुआ। ठीक, मेरी बात समझिएगा आप जरा। जैसे मान लीजिए हम मार्केट से कैल्शियम कार्बोनेट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आपके लिए 100% प्योर रखा है, ऐसा कतई कोई कंपाउंड नहीं हो सकता। ज्यादातर 90% अगर मिल रहा है, 80% मिल रहा है, बहुत अच्छा सैंपल है आपके लिए। तो आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूना पत्थर भी बोलते हैं, उसको मार्केट में लेने गए, ठीक है, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल मिलेंगे। तो आप सैंपल को देखते ही तुरंत, अब चूंकि अंदर क्या है तो आप ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो आप उस सैंपल को ले आए, वो सैंपल आपने ले लिया। उस 250 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा ही, लेकिन साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी, है ना। तो वो 250 ग्राम है। अब हमने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और एक्सपेरिमेंट से हम ये चेक करना चाहते हैं कि देखा जाए कि इस 250 में कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी हो और कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कम रह जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद आपको जो CO2 गैस मिला वो 44.8 लीटर वॉल्यूम हुआ है NTP पे। अच्छा एक चीज जरा समझिएगा, जो CO2 मिला होगा वो तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिला होगा, इम्प्योरिटी से तो नहीं मिला होगा। तो एक चीज बस दिमाग में रखिए। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा, 44.8 डिवाइड बाई 22.4, दिस इज द 2 मोल। अब आप रिएक्शन भी जानते हो, CaO प्लस CO2, ठीक। अब अगर ये 2 मोल है, इसका मतलब ये 2 मोल से ही मिला होगा। तो इसका मीनिंग
इस इम्प्योर सैंपल के अंदर 2 मोल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वेट कितना हुआ, 2 × 100, दिस इज द 200 ग्राम। मतलब सीधा है कि इस 250 वाले सैंपल में 200 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बताना है तो परसेंटेज हमेशा कैसे निकलता है, जितना अमाउंट है और अपॉन में जो टोटल है इनटू 100। तो 200 था और कितना वेट था, 250 × 100, तो ये परसेंटेज हो गया। तो आप सिंपली बोल सकते हो ये 4, 5, ये 80%। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आप सैंपल लाए मार्केट में उसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट है और 20% क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बात समझा रहा था वो यही है कि जब आप इस तरह से डिकम्पोज करते हैं, मैं फिर समझा दूं, एक इम्प्योर सैंपल आपने लिया, उसमें टोटल वेट है 250, उसमें से हो सकता है कुछ अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का है और कुछ इम्प्योरिटी है। हीट किया, CO2 मिला, जो CO2 मिला होगा वो तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिला है, तो आपने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इस तरह के हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। तो हम लोगों ने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का। जैसे मैंने एक क्वेश्चन जो लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक इम्प्योर सैंपल था, वैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस का इम्प्योर सैंपल लेके इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। अब मैं इस पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सर ले लिया। ठीक है, मैं केवल एक कॉन्सेप्ट की तरह समझा रहा हूँ, डेटा पे अभी आपको नहीं जाना है। मैंने क्या बोला, इन दोनों का एक मिक्सर है। ठीक है, उसका कुछ वेट होगा, वो हम मान लेते हैं कुछ भी, हम मान लेते हैं x ग्राम है ना टोटल वेट, या कैपिटल W मान लेते हैं, कैपिटल W ग्राम टोटल मास। ठीक, अच्छा, इसके बाद इस मिक्सर को आपने हीट किया तो जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला उसको मान लीजिए मैंने वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट NTP में मान लीजिए मैंने VmL लिख दिया, V लीटर लिख दिया। मैं कंप्लीट डेटा वाइज बात कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू नहीं रखी। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग इनकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, जरा उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ CO2 अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, V/22.4, ये आ गया मोल। ये मोल्स किसके हो गए, CO2 के। अब इसमें एक खास बात समझिएगा, जो हमने मिक्सर लिया है वो दो चीजों का है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं है। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और दोनों ही हीटिंग के बाद CO2 देते हैं, यानी दोनों का रिएक्शन अलग अलग है। जैसे CaCO3 है तो एक बार वो CaO बनाएगा, CO2 बना देगा, और इसी तरह से MgCO3 भी जो होगा वो MgO और CO2 बना देगा, है ना। तो जो यहाँ पर CO2 आप दिखाते हैं वो टोटल जो CO2 है वो इससे भी मिला है और इससे भी मिला है। बात समझ आ रही कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये जो टोटल CO2 है और उसको आप सीधा रिलेट कर दो CaCO3, ऐसा नहीं होगा। ये जो CO2 के मोल्स हैं वो इन दोनों के मोल्स को मिलाकर है। कुछ मोल्स इससे आए हैं और कुछ मोल्स इसके हीटिंग से आए हैं। तो इस बात को बस समझिएगा, ज्यादातर आप क्या करते हो, इसके मोल्स को एक बार इसके बराबर करके आंसर निकाल लेते हो और इसके मोल्स को एक बार इसके बराबर, तो वो सब गलत है। क्योंकि जो आपको CO2 मिला है मिक्सर के हीटिंग के बाद, वो CO2 जो है वो दोनों से मिला है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग से भी मिला है और कैल्शियम कार्बोनेट की भी हीटिंग से मिला है। अच्छा, ये भी मत कर दीजिएगा कि आप आधा दोनों से मिला है, नहीं, हो सकता है मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज्यादा मिला हो, तो ये हम बोल नहीं सकते।
लेकिन हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे मैं उसको समझा दूं। ये मोल्स आपने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल W है तो हम स्मॉल w किसी एक का मान लें, तो ये कितना होगा, कैपिटल W माइनस स्मॉल w ग्राम, और इसको मोल से बदल दें। मोल्स में कैसे बदलोगे, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा 100, ये मोल्स आ गए, इसमें इसका होगा 84, ये भी मोल्स आ गए। तो अगर ये इतने 1 मोल से 1 मोल CO2 तो इतने मोल में W/100 मोल आ गया, मोल CO2। और इसी तरह से इसके मोल से यहां भी इतना ही आएगा, कैपिटल W माइनस दिस अपॉन 84, ये भी मोल्स किसके हो गए, मोल्स ऑफ CO2। और अब आप ध्यान रखिए ये मोल्स और ये मोल्स ऐड करके इसके बराबर आएगा। मतलब अब आप इक्वेशन बना सकते हो कि स्मॉल w अपॉन 100 प्लस कैपिटल W माइनस स्मॉल 100 सॉरी W अपॉन 84, ये मोल्स, और वो दोनों ऐड करने के बाद ही आप किसके बराबर लिखोगे, V/22.4 लीटर। तो इस तरह का आप इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसमें सब डेटा ज्यादातर आपको दे दिया गया होगा, तो मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे। मैं फिर एक बार पूरी बात समझाता हूं उस पर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिक्सर है, ठीक है। वो जो मिक्सर था उसका टोटल वेट हमने मान लिया W, और उस मिक्सर को जब आपने हीट किया तो हीटिंग के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला उसका डेटा आपको पता है, क्या पता है, VmL वॉल्यूम मिला है 10 पे, तो वो आप मोल्स निकाल सकते हो। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो CO2 बाद में मिला है फाइनल प्रोडक्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CaCO3 से भी आ रहा है और MgCO3 से भी आ रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि केवल CaCO3 से आ रहा है, वो दोनों का ही हीटिंग एक साथ होगा। और साथ ही साथ हमें ये नहीं पता कि ये जो टोटल मोल्स है उनमें से कितना इससे आ रहा है, तो उसके लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो हमने ये दोनों रिएक्शन लिखी और इसका टोटल वेट W है, तो स्मॉल w इसका मान लेता हूं मैं, तो ये कैपिटल W माइनस स्मॉल w आ गया। ये ग्राम को मोल से बदल दिया मैंने, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करके। अब आपको पता है 1 मोल से 1 मोल, तो इतने मोल से इतने मोल CO2, यहाँ इतने मोल्स है तो इतने मोल यहाँ भी CO2, और ये जो CO2 के मोल्स होंगे ऐड करने के बाद वो इसके बराबर कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे आप आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब मैं एक छोटे से दूसरे टॉपिक पे भी आता हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने बात की क्वेश्चंस की, उसमें किसी एक रिएक्टेंट का यूज किया हमने और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट को हम लोगों ने रिलेट कर दिया है। लेकिन अब हम लोग मान लीजिए हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और उसको कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो ज्यादातर मिलेगा। तो उसमें एक नई समस्या आती है, वहां पे एक टर्म डेवलप होता है लिमिटिंग रीजेंट, तो हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। तो मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो क्या है, जैसे मान लीजिए A प्लस 2B इट गिव्स AB2, ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक A है और दूसरा B है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होगा लिमिटिंग रीजेंट, इसको मैं समझाता हूं उससे पहले एक बात समझिए। जैसे इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो इसके 1 मोल से 1 मोल मिलता है, ये हो गया, और इसके 2 मोल से 1 मोल मिलता है। तो हमें क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम A के रेस्पेक्ट में इसको निकालें कि B के रेस्पेक्ट में निकालें। मतलब कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसके लिए हमें एक नया टर्म यूज करना होता है लिमिटिंग रीजेंट। मैं इसको जरा समझाता हूँ ये है क्या। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बाइसिकल कंपनी है, साइकिल बनाती है, ठीक है। तो साइकिल जब बनता है तो असेंबलिंग होता है, उसके कई पार्ट अलग अलग बनते होंगे, तो बहुत सारे पार्ट अलग अलग जोन में बन रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक दिन में
कोई हैंडल बना देता है 100 पीस बन जाते होंगे। कोई एक सेगमेंट है जो एक दिन में स्केलेटन बनाता होगा, मेन जो ट्रायंगल का होता है। इसी तरह से कोई एक पैनल है जो हैंडल के अलावा पैडल बनाता है ना। तो कोई 100 बन रहा है, कोई दूसरा 200 बन रहा है, कोई 400 बन रहा है, 500 बन रहा है। तो अगर हम शाम को जब उसको असेंबलिंग करेंगे, तो अगर एक दिन में ये पता करें कि हम कितनी साइकिल बना पा रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड कैसे करेंगे कि जो सबसे कम बन रहा होगा एक दिन में, जैसे 100 जिसकी मैंने बात की हुई, तो बिना उसके तो हम साइकिल नहीं भेज देंगे। तो जो चीजें ज्यादा बन रही थी उससे ओवरऑल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे कम बन रहा था एक दिन में, आपको उस पर ध्यान देना होगा। मतलब अगर आप अपनी उस साइकिल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, पर डे का ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान किस पे देना चाहिए? जो सबसे कम बन रहा है, मतलब जो एक दिन में कंज्यूम हो जाता है पूरा। और जो एक्स्ट्रा बन रहा है एक दिन में, उसको अगर आप बढ़ा रहे हो या उसको अच्छा सुधार रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझिएगा। अच्छा, इस चीज का पूरी हमारी लाइफ में, हमारी पढ़ाई में भी ध्यान होता है। जैसे हमें पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कोई पेपर कंपटीशन का आपको सामने फेस करना होगा। तो हम अपनी तैयारी में इस बात पे ज्यादा फोकस करें कि हमें क्या चीज, हमारी वीकनेस क्या है। अगर हमें तीनों सब्जेक्ट में से कोई कम सब्जेक्ट अगर आ रहा है, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि वो जो कम आ रहा है उसको सुधारें। ये नहीं कि जो अच्छे से आ रहा है वही फिर पढ़कर आप केवल अपना अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो। एग्जाम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक्सेस में है, उसकी अपनी लिमिट है ना। तो जहां पे हमारी कमियां हैं, हमें वहां पे फोकस करना होगा। तो ये सेम कुछ वैसी ही बात है कि अगर ए बी सी डी या 3-4 प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलाकर कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड किसके थ्रू होगा? जो रिएक्टेंट सबसे कम अमाउंट में होगा। मेरी बात समझ में आ गई? लिमिटिंग रीजन का क्या मतलब है? तो अब यहां पर फिलहाल आप बार बार बाइसिकल का एग्जांपल तो यहां नहीं दे सकते, तो इसको कैसे समझा जाए? लिमिटिंग रीजन निकालने का एक तरीका है। क्या है? जैसे मान लीजिए ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गया। मान लीजिए मेरे पास इसके 5 मोल है और इसका 4 मोल है, और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन दोनों के मिलने से ये कितने मोल मिलेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, लिमिटिंग रीजन के लिए एक n की वैल्यू निकालना है। n क्या है मैं समझा दूं। गिवन मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसका रेशियो निकालिए आप। ये जो, यानी इसके जो गिवन मोल्स हैं, एक कितने हैं 5, और इसके अंदर कोफिशिएंट कितना है 1। तो आप क्या लिख देंगे 5/1। ठीक, ये रेशियो निकालना है। ये किसके लिए आ गया? n फॉर a। इसी तरह से n फॉर b निकाल लेते हैं। गिवन मोल्स कितने हैं 4, कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपसे बोला गया कि ये जो n की वैल्यू है, ये जो रेशियो है, वो जिसके लिए कम आएगा, यानी लेस वैल्यू ऑफ n, तो जिसके लिए वैल्यू कम आएगी, दरअसल वही डिफाइन करेगा लिमिटिंग रीजन। ये सीधा तरीका है, मैथमेटिकल तरीका यही है कि लिमिटिंग रीजन कैसे डिसाइड होगा। तो आप देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया? ये लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग रीजन। और अगर लिमिटिंग रीजन डिफाइन हो गया, तो अब क्या करना है? अब हम लिखेंगे कि 2 मोल B gives 1 मोल Ab2। समझ गए बात? 2 मोल B gives 1 मोल Ab2। तो 1 मोल gives 1/2, और आपको कितना मोल्स दिया गया है? 4 मोल। तो 4 मोल कितना देगा? 4 मोल B gives कितना? 1/2 into 4, दिस इज द 2 मोल Ab2। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं क्या करना है। आपको ये गिवन मोल्स है 5, ये 4 मोल, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ए और बी में कौन लिमिटिंग रीजन है। तो हमें क्या करना होगा? क्या करते हैं देखिए,
तो हमें ये चेक करना होगा कि जो गिवन मोल्स है और अपॉन में जो कोफिशिएंट है ये रेशियो कितना आ रहा है। तो ए के लिए आपने निकाला तो कितना आ गया 5/1 और बी के लिए निकाला तो 4/2 मतलब 2। तो जिसके लिए रेशियो कम आता है, जो लीस्ट वैल्यू होगी, जो कम वैल्यू होगी जिसके लिए रेशियो, वो दरअसल लिमिटिंग रीजन होगा। तो आपने लिमिटिंग रीजन डिसाइड क्या कर लिया, बी को। अब आप सिंपली उसी तरह से जाएंगे, मतलब 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से 1/2 मोल, 4 मोल से 2 मोल। ठीक है। एक और खास बात, इस रिएक्शन में अगर ये 4 मोल यूज होगा तो ये कितना यूज होता है, इसका आधा यूज होता है। मतलब 4 मोल अगर ये यूज हुआ है तो यूज्ड मोल्स ऑफ ए इन रिएक्शन कितना होगा, अगर ये 4 यूज हुआ है तो यहां पे ये 2 मोल यूज होगा। आपसे पूछा जा सकता है रिमेनिंग मोल्स ऑफ ए कितना होगा, बच कितना गया 3 मोल। तो ये सब क्वेश्चन के लिए भी हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट से ही बताता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां से। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके असाइनमेंट से ही है, a + 2b इट गिव्स c। वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने बस अलग लिख दिया है। और यहाँ पे दिया है 5 मोल ऑफ a एंड 8 मोल ऑफ b। तो इसमें ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, ये a दे रखा है, ये 2b है और ये c है ना। तो ये तो हमें पता है कि 2 मोल b से 1 मोल मिलेगा और एक 1 मोल से 1 मोल c मिलेगा। लेकिन हमें पहले लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले उस n की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे n ई तक तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गिवन मोल 5 अपॉन कोफिशिएंट 1। इसके लिए गिवन मोल 8, कितना आ गया 4। कम कौन आया, ये आ गया। ये क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट। अब आप सिंपली लिखोगे 2 मोल B गिव्स 1 मोल C, लिख सकते हैं आप। तो 1 मोल B गिव्स 1/2 मोल C। तो आपको कितने मोल्स बनाने हैं, 8 मोल से। तो 8 मोल कितना होगा, 1/2 × 8, दिस इज द 4 मोल C। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक और बात, अब अगर ये 8 मोल पूरा यूज हो रहा है तो ये कितना मोल यूज होगा, यूज्ड मोल ऑफ A इज इक्वल टू 4 मोल। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग इक्वल टू 5 - 4, दिस इज द 1 मोल। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि केवल 2 ही हो सकता है 3 रिएक्टेंट हो, तीनों को मिलाकर हो। तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये एक तरीका है सिंपल सा, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और बात, अब आप असाइनमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब में कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है, कुछ भी नया नहीं होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बातें करनी है, एक एक स्टेप वाइज। तो एक काम किया जाए, असाइनमेंट्स के इन सब क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहाँ तक छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग कुछ इसके एडवांस जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे।
क्वेश्चन का थीम नहीं बदलेगा, क्वेश्चन में कोई नई चीज आपको नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ एडवांस क्वेश्चन को लेकर हम लोग जरूर अगले वीडियो में बात करेंगे और वहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो में डिस्कस करूंगा सो दैट आपके उनके कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाए। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और इससे पहले तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ असाइनमेंट से वो सब आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन ओके, तब तक के लिए बाय बाय।